नमस्कार, मैं हूं विनीत। आज है 5 अगस्त और दिन है बुधवार। आपका स्वागत है समय बुलेटिन टॉप 25 में। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की आज की बड़ी खबरों पर। योगी सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। मदरसों में कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता होगी खत्म। 69 साल बाद खुलेगा 2800 साल पुराने कंकाल का संदूक। रैगिंग के मामले में यूपी देश में सबसे ऊपर। हाईकोर्ट की सलाह, बेटी की शिकायत को हल्के में ना लें। मोबाइल की लत से बढ़ रहे गर्दन दर्द के मरीज। और 5 अगस्त को यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। अब बाकी के समाचार सुनते हैं विस्तार से। योगी सरकार ने पेश किया 59,019 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। उत्तर प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 59,019 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया है। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस बजट में सड़क, ऊर्जा, उद्योग, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी गई है। कुल बजट में 17,399 करोड़ रुपए का राजस्व खर्च और 41,620 करोड़ रुपए की पूंजीगत खर्च रखे गए हैं। सरकार का कहना है कि बुनियादी ढांचे का विस्तार और निवेश बढ़ाने से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को लंबे समय तक मजबूती मिलेगी। यूपी सीडा का बजट दुगना, अयोध्या और फतेहपुर में बनेंगे नए औद्योगिक क्षेत्र। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी सीडा का बजट दुगना करने का फैसला लिया है। इसके साथ अयोध्या और फतेहपुर में नए औद्योगिक क्षेत्रों को मंजूरी दी गई है। सरकार बंद पड़े औद्योगिक इकाइयों को दोबारा शुरू करने और औद्योगिक क्षेत्रों की सुविधाओं को बेहतर बनाने की नई नीति भी लाएगी। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से निवेश बढ़ेगा, उद्योगों को गति मिलेगी और प्रदेश में रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन शुरू। कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी भर्ती 2025 चयनित अभ्यर्थियों का पहचान सत्यापन कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अस्थायी चयन सूची में शामिल उम्मीदवार 6 अगस्त सुबह 11 बजे तक अपना शहर, तारीख और समय चुन सकते हैं। पहचान सत्यापन 11 और 12 अगस्त को संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों में होगा। आयोग ने कहा है कि सत्यापन पूरा होने के बाद ही अभ्यर्थियों को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा। यूपी में 13 आईएएस अधिकारियों का तबादला, 4 मंडलों को मिले नए कमिश्नर। योगी सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 13 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। प्रयागराज, बरेली, बस्ती और गोरखपुर मंडलों में नए मंडलायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसके अलावा कई विभागों, विकास प्राधिकरणों और सरकारी निगमों में भी नई तैनाती की गई है। सरकार का कहना है कि प्रशासन को अधिक प्रभावी और तेज बनाने के लिए यह फैसला लिया गया है। सभी अधिकारियों को तुरंत नए पद, कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं। आजमगढ़ में बनेगा नया इकोनॉमिक कॉरिडोर। पूर्वांचल एक्सप्रेस के पास आजमगढ़ में करीब 50 एकड़ क्षेत्र में नया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसके लिए मास्टर प्लान तैयार कर लिया है और जल्द ही भूमि अधिग्रहण शुरू होगा। इस परियोजना से आजमगढ़ की ब्लैक पॉटरी और मुबारकपुर की सिल्क साड़ियों को बड़े बाजार तक पहुंच मिलेगी। साथ ही स्थानीय युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी तैयार होने की उम्मीद है। मदरसों में कामिल फाजिल डिग्री की मान्यता होगी खत्म। उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद अधिनियम 2004 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसके बाद प्रदेश के मदरसे अब कामिल और फाजिल की डिग्री नहीं दे सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन और उच्च शिक्षा को राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने के लिए लिया गया है। सरकार के अनुसार इन डिग्रियों को यूजीसी से मान्यता प्राप्त नहीं है। संशोधन लागू होने के बाद मदरसा शिक्षा व्यवस्था में नए नियम लागू किए जाएंगे। 69 साल बाद खुलेगा 2800 साल पुराने कंकाल का संदूक। बीएचयू के पुरातत्व विभाग में 69 साल से सुरक्षित रखा गया करीब 2800 साल पुराना कंकाल अब वैज्ञानिक जांच के लिए खोला जाएगा। यह कंकाल 1957 में राजघाट की खुदाई के दौरान मिला था। वैज्ञानिक डीएनए समेत कई आधुनिक परीक्षण करेंगे, जिससे प्राचीन काशी और गंगा घाटी की सभ्यता और वहां के लोगों की जीवन शैली और इतिहास से जुड़ी नई जानकारी मिलने की उम्मीद है। जांच विशेषज्ञों की मौजूदगी में तय वैज्ञानिक प्रक्रिया के तहत की जाएगी। गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई की स्पाइस जेट उड़ानें रद्द। तकनीकी कारणों से गोरखपुर से दिल्ली और मुंबई जाने वाले स्पाइस जेट की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। दिल्ली जाने वाली उड़ान पहले 1 घंटे देरी से चलने की सूचना दी गई थी, लेकिन बाद में उसे अगले दिन तक के लिए रद्द कर दिया गया। इससे एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। मुंबई सेक्टर की उड़ान भी संचालित नहीं हो सकी। एयरलाइन ने प्रभावित यात्रियों को पहले ही इसकी जानकारी दे दी थी। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर बढ़ेगी ट्रेनों की रफ्तार। भारतीय रेल दिल्ली हावड़ा मुख्य रेल मार्ग पर ट्रेनों की रफ्तार चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने जा रही है। पहले ट्रेनों को 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलाया जाएगा, जिसे आगे बढ़ाकर 180 और फिर 200 किलोमीटर प्रति घंटे तक ले जाने की योजना है।
इसके लिए 10 अगस्त से इस रेलखंड पर 25,000 वोल्ट की उच्च क्षमता वाली विद्युत आपूर्ति शुरू की जाएगी। रेलवे का कहना है कि इससे यात्रा का समय 3 से 4 घंटे तक कम हो सकेगा। 5 अगस्त को यूपी समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। देश के कई हिस्सों में 5 अगस्त को भी मानसून सक्रिय रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। इसके चलते अगले 3 दिनों तक अलग अलग जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जगहों पर तेज हवाएं चलने और बिजली गिरने की भी आशंका है। पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और निचले क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति बन सकती है। मौसम विभाग ने लोगों से खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और स्थानीय प्रशासन की सलाह का पालन करने की अपील की है। राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से करेंगे संवाद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 8 अगस्त को प्रयागराज के केपी ग्राउंड में छात्रों और युवाओं से संवाद करेंगे। इसकी जानकारी वाराणसी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम में बेरोजगारी, पेपर लीक और युवाओं से जुड़े अन्य मुद्दों पर चर्चा होगी। अजय राय ने सरकार की कानून व्यवस्था और अन्य मामलों पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि इस कार्यक्रम के जरिए युवाओं की आवाज को प्रमुखता से उठाया जाएगा। सीएम की तस्वीर लेकर विरोध करने पर सपा विधायक पूरे सत्र के लिए निलंबित। उत्तर प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के विधायक सचिन यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें कई बार ऐसा करने से रोका, लेकिन नहीं मानने पर उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। बाद में मार्शलों की मदद से उन्हें सदन से बाहर भेजा गया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन सदन की गरिमा के अनुरूप नहीं है। पीडीए के साथ अब ब्राह्मण वोट पर भी सपा की नजर। समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में अब अपने पीडीए फॉर्मूलों के साथ सवर्ण वोटों पर भी ध्यान दे रही है। इसी रणनीति के तहत लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी संस्थापक जनेश्वर मिश्र की जयंती पर होने वाले इस कार्यक्रम के जरिए ब्राह्मण समाज तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। सपा का मानना है कि पीडीए के साथ अन्य वर्गों का समर्थन मिलने से उसका सामाजिक समीकरण और मजबूत होगा। बुलंदशहर बैंक घोटाला, 96 खातों से उड़ाए 53 लाख रुपए। बुलंदशहर के जिला सहकारी बैंक में बड़ा घोटाला सामने आया है। बैंक कर्मचारियों पर बरसों से बंद पड़े 96 खातों में से 53 लाख रुपए से ज़्यादा निकालने का आरोप है। जांच में पता चला कि फर्जी केवाईसी अपडेट कर रकम दूसरे बैंक खातों में भेजी गई और कुछ पैसे नकद भी निकाले गए। मामले में अब तक 4 कर्मचारियों को निलंबित किया जा चुका है। बैंक प्रबंधन ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। रैगिंग के मामलों में यूपी देश में सबसे ऊपर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार रैगिंग के मामलों में उत्तर प्रदेश देश में पहले स्थान पर है। वर्ष 2024 में प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 251 मामले दर्ज किए गए। इसके बाद बिहार में 122 और मध्य प्रदेश में 117 मामले सामने आए। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में रैगिंग की घटनाओं में लगातार बढ़ोतरी हुई है। शिक्षा मंत्रालय ने सभी संस्थानों में एंटी रैगिंग नियमों को सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की सलाह, बेटी की शिकायत को हल्के में न लें। दहेज हत्या के एक मामले की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि अगर बेटी बार बार ससुराल में हो रहे उत्पीड़न की शिकायत लेकर मायके आती है तो उसकी बात को सामान्य पारिवारिक विवाद समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि समय रहते परिवार का साथ और हस्तक्षेप कई बार बड़ी घटना को रोक सकता है। अदालत ने परिवारों से बेटियों की सुरक्षा और सम्मान को प्राथमिकता देने की अपील की। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे से लोगों का भरोसा डगमगाया। लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे शुरू होने के कुछ समय बाद से ही लोगों का भरोसा कमजोर पड़ने लगा है। सड़क धंसने, बार बार मरम्मत, डायवर्जन और ज़्यादा टोल शुल्क के कारण करीब 30% वाहन चालक फिर पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग का इस्तेमाल करने लगे हैं। 14 जुलाई को एक्सप्रेसवे शुरू होने के बाद अब तक 5 बार सड़क खराब होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि NHAI का कहना है कि ट्रैफिक का सही आकलन 6 महीने के बाद किया जाएगा और मौजूदा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। ग्रेटर नोएडा फैक्ट्री हादसे में 2 दमकल कर्मियों की मौत। ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में इलेक्ट्रॉनिक चिप बनाने वाली कंपनी में लगी आग बुझाने के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आग पर काबू पाने के बीच एक दीवार और लोहे की भारी बीम गिर गई, जिसकी चपेट में 5 दमकल कर्मी आ गए। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां 2 दमकल कर्मियों की मौत हो गई, जबकि 3 का इलाज जारी है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे की जांच शुरू कर दी गई है।
राम मंदिर निर्माण लागत पर फिर उठे सवाल। राम मंदिर निर्माण की लागत को लेकर एक बार फिर सवाल उठे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह ने एसआईटी को पत्र भेजकर कहा है कि मंदिर की अनुमानित लागत 800 करोड़ रुपए से बढ़कर 2200 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गई। उन्होंने कई बिंदुओं पर जांच करने की मांग की है। कुछ लोगों के नाम भी पत्र में शामिल किए गए हैं। एसआईटी ने उनसे पहले ही लिखित साक्ष्य मांगे थे। अब मामले की जांच आगे बढ़ाई जा रही है। अस्पतालों में हटेंगे आवारा पशु, चला विशेष अभियान। उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने विशेष अभियान शुरू करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और अस्पतालों के अधिकारियों को नगर निकायों के साथ मिलकर कार्रवाई करने को कहा है। अस्पतालों में गेट, बाउंड्री और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के साथ एंटी रेबीज इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के भी निर्देश दिए गए हैं। बलिया में सरयू का कहर, 17 घर नदी में समाये। बलिया जिले में सरयू नदी का जलस्तर बढ़ने से कटान तेज हो गया है। गोपाल नगर टांडी गांव में अब तक 17 घर नदी में समा चुके हैं, जबकि करीब 30 बीघा खेती की जमीन भी कटान की चपेट में आ गई है। प्राथमिक विद्यालय भी नदी में बह गया है। कई परिवार अपने घर खुद तोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। जिला प्रशासन प्रभावित परिवारों को मुआवजा दे रहा है और सिंचाई विभाग को हालात पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम के लिए अनोखी सुरक्षा व्यवस्था। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा और चेहल्लुम का जुलूस एक ही मार्ग से गुजरने के कारण पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है। करीब 170 मीटर लंबे साझा रास्ते को 10-10 फुट ऊंचे पर्दों से 2 हिस्सों में बांट दिया गया है। एक तरफ से कांवड़िए और दूसरी तरफ से चेहल्लुम का जुलूस निकलेगा। पूरे मार्ग पर पुलिस और प्रशासन की अतिरिक्त तैनाती की गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों धार्मिक आयोजनों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए यह व्यवस्था की गई है। आईएएस रिंकू सिराही और वकीलों के बीच विवाद बढ़ा। जालौन में आईएएस अधिकारी रिंकू सिराही और जिला बार एसोसिएशन के बीच विवाद गहरा गया है। वकीलों ने एसडीएम न्यायिक की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए राजस्व अदालतों के बहिष्कार का ऐलान किया है। इससे जमीन नामांतरण और सीमांकन जैसे मामलों की सुनवाई प्रभावित हो सकती है। दूसरी ओर रिंकू सिराही ने अदालत की कार्रवाई का वीडियो जारी कर कहा है कि उन्होंने सभी काम नियमों के अनुसार किए हैं। फिलहाल विवाद को लेकर शिकायत भी जिला प्रशासन को भेजी गई है। पपीते की खेती पर मिलेगी 30,000 रुपए तक की मदद। उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पपीते की खेती के लिए आर्थिक सहायता दे रही है। बागवानी विभाग के अनुसार प्रति एकड़ 75,000 रुपए की लागत पर 40% यानी अधिकतम 30,000 रुपए तक की सब्सिडी मिलेगी। यह सहायता 2 किस्तों में किसानों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का कहना है कि किसान मुख्य फसल के साथ पपीते की खेती कर अतिरिक्त आमदनी बढ़ा सकते हैं। इसके लिए प्रशिक्षण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मोबाइल की लत से बढ़ रहे गर्दन दर्द के मरीज। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने बताया कि लंबे समय तक गर्दन झुकाकर मोबाइल इस्तेमाल करने से सर्वाइकल और गर्दन दर्द के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे सिर दर्द, हाथों में झंझनाहट, रीढ़ पर दबाव जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। डॉक्टरों ने सलाह दी है कि मोबाइल की स्क्रीन आंखों की सीध में रखें। हर 20 से 30 मिनट बाद थोड़ा ब्रेक लें और गर्दन तथा कंधों की हल्की एक्सरसाइज करें। लंबे समय तक लगातार मोबाइल इस्तेमाल करने से बचने की भी सलाह दी गई है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है ऐसी खबरें जरूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।